हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई की मौद्रिक नीति यानी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई अलग अलग तरीक़ों से भारत में मौद्रिक नीतियाँ बनाता है, जैसे कि सीआरआर, एसडीआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लोन टू वैल्यू रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड एलएएफ। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक्स क्या हैं। एक होती है M0 मनी, यानी कि वो मनी जो आरबीआई अपने यहाँ पे छापता है, करेंसी सर्कुलेशन इन कॉमन पीपल। जो भी नोट आरबीआई छापता है उसे M0 कहते हैं। फिर वो नोट हम लोगों के पास आते हैं, यानी कि आम जनता के बीच, जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी रोज़ की चीज़ें खरीदने में। और फिर उन्हीं में से बहुत से नोटों को हम बैंकों में जमा कराते हैं, सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में। इन दोनों को मिला करके बनती है M1 मनी। तो अब आते हैं बैंक पे। बैंक के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एसेट्स, एक होती है लायबिलिटीज़। हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, और उस पैसे को जब बैंक लोन में और लोगों को देखता है तो वो उसके लिए एसेट्स होते हैं। आपने सुना भी होगा एनपीए बढ़ रहा है बैंकों का, यानी कि वो लोन जो बैंक ने दिए और उनके पास लौट के नहीं आए, वही एसेट्स एनपीए बनते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक के एसेट्स में आते हैं लोन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, और लायबिलिटीज़ में आती है हम लोगों का जमा हुआ पैसा। अब बात आती है कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसकी ज़रूरत क्या है। आरबीआई की मौद्रिक नीति की ज़रूरत है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। एक आइडियल मार्केट में, एक आदर्श मार्केट में हमेशा हम ये एज्यूम करते हैं कि सप्लाई हमेशा डिमांड के बराबर होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें दो केसेस होते हैं, या तो जो सप्लाई होती है वो डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, या फिर वो सप्लाई डिमांड से कम हो जाती है। इन केस जब सप्लाई कम हो जाती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि बाज़ार में आलू ज़्यादा नहीं है, उनकी सप्लाई कम है, लेकिन लोगों के पास पैसे बहुत है, यानी कि मनी बहुत है, तो महंगाई लगातार बढ़ने लगेगी, क्योंकि उस एक आलू के लिए बहुत से लोग बहुत सारे पैसे कीमत के रूप में लगाने पड़ेंगे। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए, इसको बैलेंस करता है आरबीआई। मार्केट में ये जो मनी सप्लाई है, जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा, इसको उसको रिड्यूस करके, लेस करके। जब मनी सप्लाई लेस होती है तो वो धीरे धीरे मार्केट सप्लाई, यानी कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड की जो कंडीशन होती है उसके बराबर आ जाती है। ठीक इसी के अपोजिट में डिफ्लेशन होता है, यानी कि मुद्रा संकुचन। जैसे कि पिछले केस में सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, इस केस में हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड बहुत कम है। मतलब कि आलू तो मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, मनी नहीं है। तो फिर आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई मार्केट में और ज़्यादा मनी इंजेक्ट करेगा, मनी डालेगा, फिर ऑटोमेटिकली मनी की डिमांड भी बढ़ेगी और वो सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे। इसलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है टू कॉम्बैट द इन्फ्लेशन एंड द डिफ्लेशन, मेनली द इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब आरबीआई दो तरह से मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, एक होती है क्वांटिटेटिव, जिसे जर्नल या इनडायरेक्ट भी कहते हैं, और एक होती है क्वालिटेटिव, जिसे सेलेक्टिव या डायरेक्ट भी कहते हैं। आइए वन बाई वन इनको पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि जी जर्नल, इसमें आते हैं कैश रिजर्व रेशियो एसएलआर, और ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आइए एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। सबसे पहले आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो अप्लाई होता है सारे कॉमर्शियल बैंक में, जिसमें सरकारी बैंक भी आ गए, प्राइवेट बैंक भी आ गए, विदेशी बैंक भी आ गए, ग्रामीण बैंक भी आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक और सहकारी बैंक भी आ गए। कैश रिजर्व रेशियो मतलब ये होता है कि बैंकों के पास जितना भी डिपॉजिट्स है उसका कुछ परसेंट हिस्सा उन्हें कैश फॉर्म में रखना है। कैश रिजर्व रेशियो मतलब कि कैश को कुछ फॉर्म में रिजर्व रखना है। इस समय सीआरआर मार्च के महीने में
3% चल रहा है। और ये जैसा कि मैंने कहा कि CRR नेट टाइम डिपॉजिट इन बैंक में अप्लाई होता है, जो हर फोर्टनाइट ऑफ फ्राइडे को एडजस्ट कर दिया जाता है हर बैंक के अकॉर्डिंग। आइए आगे चलते हैं। अगला है SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पे रेशियो है, मीन्स जैसे कि CRR में हम बैंक अब थोड़ा पैसा मनी के फॉर्म में रखते हैं, करेंसी के फॉर्म में रखते हैं, कैश के फॉर्म में रखते हैं, तो SLR में वही कुछ पैसा बैंक करेंसी के फॉर्म में रखते हैं, गोल्ड के फॉर्म में रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो डिवेंचर्स होते हैं उसके फॉर्म में रखते हैं। एक तरह से SLR भी CRR ही है, लेकिन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि CRR में ओनली करेंसी आती है और SLR में और भी चीज़ें आती हैं। इस समय CRR मार्च के महीने में 18% चल रहा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि CRR और SLR की ज़रूरत क्या है बैंकों के लिए। ज़रूरत ये है कि मार्केट में कभी कोई ऐसी न्यूज़ आ गई किसी बैंक के बारे में कि उस बैंक का NPA बहुत बढ़ गया है, या फिर वो बैंक डिफ़ॉल्ट होने वाला है, या फिर बंद होने वाला है, तो बैंक के पास रिज़र्व में यानी कि SLR और CRR के फॉर्म में कुछ पैसा रिज़र्व होना चाहिए कि लोग अगर एकदम से घबरा करके बैंकों में अपना पैसा लेने आते हैं तो उनके पास थोड़ा पैसा देने के लिए एट द टाइम तुरंत होना चाहिए। यानी कि उन्होंने सारा पैसा लोन में बांट रखा है, यानी कि 18% प्लस 3% मतलब कि 21% रुपया सारे डिपॉजिट का बैंक के पास हमेशा रहता है किसी भी ऐसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए। आइए आगे चलते हैं। अब अगला आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी OMO, जिसमें RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ बाई और सेल करती हैं अकॉर्डिंग टू कंट्रोल मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई हमें रिड्यूस करनी होती है तो RBI सिक्योरिटियाँ सेल करते हैं तो जो मनी होती है वो RBI के पास आ जाती है और जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो बैंक के पास चली जाती हैं। मतलब कि मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। और डिफ्लेशन के केस में क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ानी है तो RBI सिक्योरिटी बेचता है तो जो पैसे होते हैं वो बैंकों के पास चले जाते हैं, यानी सप्लाई बढ़ जाती है और सिक्योरिटी बैंक के पास रह जाती है क्योंकि उन्होंने उसको बेच दिया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इस तरह से था। अब आता है बैंक रेट, यानी कि जब किसी बैंक को लॉन्ग टर्म में कोई लोन लेना होता है उसे बैंक रेट कहते हैं। लेकिन इसका यूज़ RBI मेनली किसी भी बैंक में पेनल्टी लगाने के लिए करता है जब वो किसी RBI के रूल या रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। मार्च के महीने में 4.25 बैंक रेट चल रहा है। आइए आगे चलते हैं। अब आता है मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, जिसे 1998 से लागू किया गया। और यहीं आते हैं रेपो रेट, जो कि शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं जो कि बैंक को सारे बैंक RRB भी और कॉमर्शियल बैंक भी सरकारी बैंक भी LIC सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है तो LF के अंडर ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट रहते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल रेपो रेट इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सारे लोग कवर हो रहे हैं और यही लोन सबसे ज़्यादा लिया जाता है RBI और बैंकों के बीच में, जिसकी लिमिटेशन 1 दिन से 14 दिन तक होती है। और इस समय मार्च के महीने में ये 4% चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट ठीक इसका उल्टा है कि जब RBI को पैसा चाहिए होता है बैंकों से तो RBI अपनी सिक्योरिटी बैंकों को दे देता है और उन लोगों से पैसा उधार में ले लेता है। लेकिन यहाँ बात ये भी आती है कि RBI को पैसे की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा ना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को टैकल करने के लिए ताकि मनी सप्लाई रिड्यूस हो सके या फिर ज़्यादा हो सके, उसके अकॉर्डिंग रेपो रेट या फिर उधार देना या फिर उधार लेना इसलिए RBI करता है। RBI को अपने लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट में बैलेंस रहे इन्फ्लेशन इसके लिए ज़रूरत है। रेपो रेट जैसे मैंने कहा कि 1998 से में आए थे नरसिम्हम कमेटी, उसके जरिए आए और ये सन 2000 से लागू हो गए थे। याद रखिएगा इन सारे रेटों के जरिए, जैसे मैंने फिर से बताया कि RBI इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। याद रखिएगा मनी सप्लाई जब लेस है
ज़्यादा है और जब मनी सप्लाई ज़्यादा है और मार्केट में आलू प्याज कम है, तो इस मनी सप्लाई को लेस किया जाएगा रेपो रेट बढ़ा करके, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा करके, बैंक रेट बढ़ा करके। जब ये रेट बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई लेस होगी और वो लेस होते होते सप्लाई जो कि मार्केट में आलू प्याज है उनके अकॉर्डिंग आ जाएगी और सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड का रूल यहाँ पे लागू हो जाएगा। याद रखिएगा, मिनिमम लोन जो चाहिए होता है रेपो रेट में वो 5 करोड़ चाहिए होता है। आइए आगे चलते हैं। छठा आता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, जो कि 2011 से लागू हुई है, जिसमें बैंक सिर्फ एक दिन के लिए कॉमर्शियल शेड्यूल बैंकों को उधार में पैसा देता है, लोन में पैसा देता है। और जब यही काम दो बैंक आपस में करते हैं कि एक बैंक दूसरे बैंक को एक दिन के लिए उधार में पैसा देता है, तो उसे कॉल मनी कहते हैं। इस समय MSF 4.25 ये चल रहा है, परसेंट चल रहा है। आइए आगे चलते हैं। याद रखिएगा, ये सारे लोन MSF का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म में दिए जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि MSF 2011 में आया था और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सारे रेट डिफाइन करती है। ये 6 मेंबर की एक कमेटी होती है जिसके हेड होते हैं RBI के गवर्नर। फिर इसके और मेंबर होते हैं, 5 और मेंबर होते हैं RBI के गवर्नर के अलावा। दूसरे मेंबर होते हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI और एक होते हैं RBI के बोर्ड से नॉमिनेटेड एक मेंबर। और 4, 5, 6 मेंबर जो होते हैं, चौथे नंबर के, 5वें नंबर के और छठे नंबर के, इनको भारत सरकार नॉमिनेट करती है। तो सब मिला के हो गए 6 लोगों की कमेटी। नॉर्मल तौर पे हर 3-3 महीने में RBI अपनी पॉलिसी को ये करता रहता है, रिवाइज करता रहता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा या कम है तो वो ये इसे 2 महीने या 4 महीने तक भी लेके जा सकता है। नॉर्मली 3-3 महीने में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइव करती है रेट्स को। दूसरा आता है क्वालिटेटिव, सेलेक्टिव और डायरेक्ट टूल। जैसा कि हमने पढ़े थे, क्वांटिटेटिव एक टूल होते हैं, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव। तो ये है क्वालिटेटिव। इसमें ये डायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये काम करना ही करना है बैंकों को। जैसे कि इसमें आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL की, इसमें 40% लोन वीकर सेक्शन, एग्रीकल्चर, खादी, विलेज इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को देना ही देना है। इससे बैंक डिनाई नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से डायरेक्ट और सेलेक्टिव टाइप का टूल कि ये करना ही करना है। और आगे चलते हैं। दूसरा आता है लोन टू वैल्यू रेशियो। जैसे कि आप 100 रुपये की चीज़ बैंक में गिरवी रख रहे हैं तो इसके 40% का आपको लोन मिलेगा या फिर 60% का लोन मिलेगा। यह आता है लोन टू वैल्यू रेशियो में। जैसे कि महंगाई ज़्यादा है और मनी सप्लाई लेस करनी है तो ये वैल्यू लेस कर दी जाएगी, मतलब आपको 40% का लोन मिलेगा। और जब मार्केट सप्लाई में हमें पैसा डालना है तो इसी को ज़्यादा कर दिया जाएगा कि आपकी वैल्यू का 60% आपको लोन मिलेगा। एक होता है अगला सेलेक्टिव टूल है मॉरल, यानी कि नैतिक दबाव। जैसे कि किसी सेमिनार में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में RBI के गवर्नर अक्सर लेक्चर देते रहते हैं बैंकों को कि जैसी ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज भारत सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रही है, बैंकों को ये चीज़ें ग्राहकों को भी सुविधा में देनी चाहिए। और आखिरी में आता है सेलेक्टिव टूल डायरेक्ट एक्शन। मतलब कि जब ये सब होने के बाद भी, जैसा मैंने कहा कि जब कोई बैंक नहीं मानता है तो RBI उन पर फाइन लगाता है, पेनल्टी लगाता है, जो भी ये काम नहीं करता है। तो इस तरह से RBI की मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और याद रखिएगा, RBI को जो इन्फ्लेशन टैकल करना है उसका रेंज 2% से लेकर के 6% तक है। मतलब कि ओवरऑल RBI की मॉनेटरी पॉलिसी को मार्केट का इन्फ्लेशन 4% तक रखना है। और ये 4% इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI इन्फ्लेशन है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको बैंकिंग के जितने भी रेट होते हैं, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। धन्यवाद।